जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने बोर्ड्स में एनसीईआरटी कवर कर ली थी एंड अब तो मैं सीधे रिवीजन स्टार्ट करूंगा, पीवाईक्यू लगाना सॉल्व करूंगा, प्लीज डोंट डू दिस। जितनी भी डेटा, जितनी भी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है वो सारी मैंने इन नोट्स में लिखी है। एंड कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को साइकोलॉजिकली ये बता रहे हो कि इतना ज्यादा बड़ा नहीं है हिस्ट्री का सिलेबस। मैंने हर चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो अल्फाबेटिकली पहले आता है लेटर वो पहले हुआ था, अब ये मुझे याद रह गया। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन को ही नहीं पढ़ना होता बल्कि उसके ऑप्शंस के क्वेश्चंस को भी समझना होता है। कई क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे जहां पे आपको ऑलरेडी 4 में से एक ऑप्शन डिफरेंट दिखी जाएगा। इस तरह की ट्रिक बिना बनाए आप चीजों को याद नहीं कर पाओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटास। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं उन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जिन चीजों के बारे में आप लोगों को अपने हिस्ट्री सीयूटी प्रिपरेशन के टाइम पे ध्यान रखना ही है। सो ये होने वाले हैं वीडियो चैप्टर्स। एंड पहला चैप्टर है हाउ टू कवर द सिलेबस और हाउ टू अप्रोच एनसीईआरटी, जिसमें ये 5 पॉइंट्स हैं। एंड ये 5 पॉइंट्स मैं आपको नहीं समझाने वाला हूँ। ये जितनी भी चीजें हैं सब कुछ मैंने पॉलिटिकल साइंस वाली जो वीडियो थी जस्ट इससे पहले आई थी उसमें हर चीज कवर करी है। एंड जो भी मैंने पॉलिटिकल साइंस में इन पॉइंट्स के अराउंड बोला है वो सब ऑलमोस्ट 99% अप्लाई होता है हिस्ट्री के लिए भी। सो ये एब्सोल्यूट टाइम वेस्ट होगा कि मैं दोबारा इन सारी चीजों को रिपीट करूं एक और वीडियो में। दैट इज वाई आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज इस वीडियो के बाद पॉलिटिकल साइंस वाली वीडियो एक बार चेक करना। एंड जितनी भी चीजें पॉलिटिकल साइंस में मैंने ऑलमोस्ट बताई हैं वो सारी की सारी हिस्ट्री के लिए भी अप्लाई होती हैं। सो आपका पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का अप्रोच ज्यादा डिफरेंट नहीं होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैंने इन 5 पॉइंट्स में बहुत कुछ कवर किया है। आपको इस ओवरऑल अप्रोच वाले पॉइंट के अंदर भी और सब पॉइंट्स मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है फॉर योर पॉलिटिकल साइंस प्रिपरेशन एंड फॉर योर हिस्ट्री प्रिपरेशन टू। इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे स्पेसिफिक टिप्स और इनसाइट्स जो कि हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली हम लोग एनालाइज करेंगे पीवाईक्यूज को, जहां पे मैं कंप्लीट एक प्रीवियस पेपर आपके लिए लाया हूं, उसको हम लोग अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आई विल अगेन से दिस, ये डिस्क्लेमर पढ़ लेना। हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। सो पहली स्पेसिफिक टिप जो है वो है ये चेकलिस्ट। आई विल ऑल्सो लिंक ऑल द चेकलिस्ट जो कि मेरी थी सीयूटी की, वो सारी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक कर दूंगा। एंड यू कैन सी इस चेकलिस्ट में मैंने यहाँ पे चैप्टर्स नोट किए हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे ये है कि जो सीयूटी में आपका चैप्टर का नेम मेंशन्ड है वो है द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज। एंड जो एनसीईआरटी का चैप्टर नेम है वो है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। सो यू कैन सी हर चैप्टर का मैंने ब्लैक पेन से एनसीईआरटी का चैप्टर टाइटल नोट किया है एंड ब्लू पेन से सीयूटी का चैप्टर टाइटल नोट किया है। एंड ये सेम चीज मैंने हर एक चैप्टर के लिए फॉलो करी है फॉर ऑल 12 चैप्टर्स। देन चेकलिस्ट के मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? नंबर 1 पे है एनसीईआरटी, नंबर 2 पे है नोट्स, नंबर 3 पे है प्रैक्टिस एमसीक्यूज, नंबर 4 पे है पीवाईक्यूज 3 इयर्स, देन नंबर 5 पे है रिवीजन, एंड देन नंबर 6 पे है रिवीजन। मॉक को मैंने काटा है, बेसिकली मॉक, रिवीजन, यही सब चीजें नंबर 6 पे भी है। सो इन सारे अलग अलग बॉक्सेस का या फिर इन फीचर्स का मतलब क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। एनसीईआरटी इज एवरीथिंग। तो एनसीईआरटी हमें पढ़नी ही पढ़नी है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने बोर्ड्स में एनसीईआरटी कवर कर ली थी एंड अब तो मैं सीधे रिवीजन स्टार्ट करूंगा, पीवाईक्यू लगाना सॉल्व करूंगा, प्लीज डोंट डू दिस। एक बार एनसीईआरटी फिर से पढ़ो। एंड इस बार आप लोग बोर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ोगे, इस बार आप लोग सीयूटी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे कि आपको वहां पे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। आपको वहां पे असर्शन रीजन आएगा, वहां पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, वहां पे आपको मैच द फॉलोइंग आएगा, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट एमसीक्यू आएगा, उस तरह से पढ़ना है। एंड सेकेंडली जितने भी बॉक्सेस हैं, इमेज डिस्क्रिप्शंस हैं, सोर्सेज हैं, सब कुछ पढ़ना है। सो इस तरह से आप लोग एनसीईआरटी कंप्लीट करोगे। एनसीईआरटी करते करते ही मैंने एनसीईआरटी को एनोटेट किया, हाईलाइट किया, सो वो मेरा नोट सेक्शन है, क्योंकि मैंने वास्ट नोट्स नहीं बनाए। दैट इज वाई। अभी हम देखेंगे मैंने किस तरह के नोट्स बनाए। देन थर्डली है प्रैक्टिस एमसीक्यूज। अब रिटेन करने के लिए डेटा को और ये देखने के लिए कि मैं क्या भूल रहा हूँ या फिर मुझे क्या याद है, ये देखने के लिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना जरूरी है एनसीईआरटी के साथ साथ। तो यहाँ पे ये लिखा है। देन पीवाईक्यूज 3 इयर्स। इससे क्या होगा, एक चीज तो ये होगी कि हमारी प्रैक्टिस दोबारा से होगी और अच्छी हमारी एक्यूरेसी बिल्डअप होगी और इंप्रूवमेंट आएगी। एंड सेकेंडली क्या चीज होगी, हमें पेपर का फॉर्मेट और सीयूटी किस तरह से क्वेश्चंस पूछता है, डिफिकल्टी कितने कितने लेवल तक आ सकती है, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सारे सवालों का भी जवाब मिलेगा पीवाईक्यूज को सॉल्व करें। एंड हम ट्रेंड्स को भी देख पाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस पिछले सालों में आ रहे हैं। देन मैंने 2 बार रिवीजन लिखा है। एंड यहाँ पे 2 बार रिवीजन का मतलब ये है कि जो पहला रिवीजन है वो आपका है जो कि आप कंसिस्टेंटली कर रहे होगे। एंड यहाँ पे रिवीजन के हालांकि 2 ही बॉक्स है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे 2 ही टिक लगाने हैं। मैं यहाँ पे 2 ही टिक नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे एक बॉक्स में 2 टिक लगा सकता हूँ और दूसरे बॉक्स में मैं 3 टिक लगा सकता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिवीजन आपको 2 ही बार करना है। ये थी मेरी पूरी की पूरी प्रिपरेशन की जर्नी, मैंने कैसे हर एक चैप्टर को अप्रोच किया है। एंड फॉर अ सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री जो कि इतना वास्ट है, इतने इनॉर्मस चैप्टर्स हैं, 20-20 पेजेस के एक एक चैप्टर हैं, और वो 20 पेज ही नहीं बल्कि उस 20 पेज के अंदर कितना डेटा, कितनी इंफॉर्मेशन, कितनी थ्योरी लिखी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ये अप्रोच मेरे हिसाब से फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन चेक आउट ऑल द चेकलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है
फॉर हिस्ट्री, दैट इज सोर्सेज, इमेजेस, टाइमलाइंस एंड अदर बॉक्स। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपने बोर्ड्स में नहीं पढ़ी होंगी। यू डोंट हैव टू मेक नोट्स फॉर व्हाट यू स्टडीड फॉर योर बोर्ड्स। आप ऑलरेडी बोर्ड्स के लिए जो पढ़ चुके हो उसके लिए आपको नोट्स नहीं बनाने, बिकॉज मेरे हिसाब से आप उन सारी चीजों को पैसिवली या पार्शियली रिमेंबर कर रहे होगे। मे बी आपको किसी एक सर्टेन इवेंट का एग्जैक्ट डेट ना पता हो, बट शायद उस सर्टेन इवेंट की डेकेड पता होगा या फिर सेंचुरी पता होगी। सो आप उसको पार्शियली रिमेंबर कर रहे हो। अगर आप दोबारा एनसीईआरटी पढ़ोगे, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, फिर रिवीजन करोगे, इतनी बार करने के बाद आपको ऑलरेडी काफी ज्यादा क्लैरिटी उस कोर एनसीईआरटी के लिए मिल जाएगी। दैट इज वाई मैंने इसके लिए नोट्स नहीं बनाए। बट मैंने क्या किया, मैंने नोट्स बनाए सोर्सेस के लिए, इमेज डिस्क्रिप्शन के लिए, टाइमलाइंस के लिए और जितने भी सारे बॉक्सेस और बाकी चीजें हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि यू नो दिस लेस देन द कोर एनसीईआरटी। जो कोर एनसीईआरटी जो हमारे मेन पैराज लिखे हैं, जो कि हम बोर्ड्स के लिए पढ़ते हैं, वो हम फिर भी जानते हैं, बट हम सोर्सेज, इमेज डिस्क्रिप्शन, टाइमलाइन ये सब नहीं जानते। दैट इज वाई जो मुझे ऑलरेडी रिटेन्ड है या फिर मुझे हाफ रिटेन्ड है, मैं उसके लिए दोबारा नोट्स क्यों बनाना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट ये है कि जो चीज मैंने नहीं पढ़ी है मैं उसके लिए नोट्स बनाऊं, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करूं, उसको उस कोर एनसीईआरटी जो हम बोर्ड्स के लिए पढ़ते हैं उसके लेवल पे ले आऊं। सो दैट इज वाई जिस तरह से मैंने चीट शीट्स बनाई थी पॉलिटिकल साइंस के लिए, जब आप वो वीडियो देखोगे तो आप देखोगे कि मैंने चीट शीट बनाई थी, एंड दोस चीट शीट्स फॉर पॉलिटिकल साइंस आर अवेलेबल फॉर फ्री, यू कैन चेक दोस आउट टू। उस तरह से मैंने हिस्ट्री के लिए सोर्सेस, इमेज डिस्क्रिप्शन, टाइमलाइंस, इन सब के लिए नोट्स बनाए थे। यू कैन सी मैंने सारी की सारी टाइमलाइंस एक ऐसे पेज में नोट कर ली है। एंड इसी तरह से अगर आप देखो, मैंने चैप्टर 3 का सैंपल यहाँ पे दिया है, किनशिप, कास्ट एंड क्लास। अब मैंने क्लास 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। सो बेसिकली एक बॉक्स मिला टर्म्स फॉर फैमिली एंड किन, तो मैंने पूरा नोट कर लिया। फिर मुझे मिला प्रोड्यूसिंग फाइन सन्स, ये मैंने नोट कर लिया। अब मैंने एक और चीज करी यहाँ पे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। आपको इसके लिए नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ सकती है, बिकॉज जब आप पूरा का पूरा सोर्स देखते हो, पूरा सा बड़ा बॉक्स देखते हो, तो उसमें 10, 15, 20 लाइन लिखी होती है। एंड एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से, सीयूटी के पर्सपेक्टिव से, हर एक लाइन, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जितनी भी डेटा, जितनी भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, वो सारी मैंने इन नोट्स में लिखी है। हर एक बॉक्स कैसे डिस्क्रिप्शन जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख रखे हैं। सो बेसिकली एवरी सोर्स, इंपॉर्टेंट इमेज डिस्क्रिप्शन, टाइमलाइन और अदर बॉक्सेस सब कुछ कवर्ड है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैंने बताया जो कि रेलेवेंट है सीयूटी के लिए, एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से, वो सारा का सारा कवर्ड है। एंड ये सारे के सारे नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी कर दिए हैं, आप सारे के सारे एक बार चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको इसी को कंसिस्टेंटली रिवाइज करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके रिविजन के साथ साथ आप कुछ कुछ दिनों में जो आपने हाईलाइट करी होगी एनसीईआरटी, उसको भी रिवाइज करते रहिएगा। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों मैं शो कर रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि आप ऑलरेडी बोर्ड्स के लिए जो हिस्ट्री पढ़ते हो, जहां पे आप टाइमलाइन को, बॉक्सेस को, सोर्सेस को, सब चीज को स्किप कर देते हो, वही आपको इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग लगती है। उसी को पढ़ने के लिए आपको लगता है कि भाई दिस इज वेरी इनॉर्मस, इतना मैं रिटेन कैसे कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। एंड इमेजिन उसके ऊपर से आपको सीयूटी आते आते आपको ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। सो ये आपके लिए और ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा, आपको और ज्यादा रिटेन करने के लिए प्रॉब्लम आएगी। दैट इज वाई ये बेटर होगा कि आप इस तरह के नोट्स बनाएं या फिर मेरे इन नोट्स का यूज करें, जिससे कि आप दो अलग अलग पार्ट एनसीईआरटी के सेपरेट आउट कर पाए। जो आपने बोर्ड्स के लिए स्टडी करी थी उस पार्ट को अलग से रिटेन कर रहे हो आप, एंड जो दूसरा पार्ट है विच इज स्पेसिफिकली फॉर सीयूटी, सोर्सेस, बॉक्सेस, बोर्ड्स, टाइमलाइंस, इमेज डिस्क्रिप्शन, ये सब आप अलग से सेपरेटली उसको रिवाइज कर रहे हो, पढ़ रहे हो। इससे आपके दिमाग में मेंटली, साइकोलॉजिकली कम लोड पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को साइकोलॉजिकली ये बता रहे हो कि इतना ज्यादा बड़ा नहीं है हिस्ट्री का सिलेबस, मैंने हर चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एंड अगर मैं इसको इस तरह से अप्रोच करूंगा तो मैं ओवरवेल्म नहीं होऊंगा, मुझे इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा कि कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ। एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा, क्योंकि कई बार ये होता है जब हम 20 पेज का एक चैप्टर देखते हैं हिस्ट्री का, हम ये देखते हैं कि उसमें हर एक पेज में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, तो हमारा माइंड स्ट्रेस लेने लगता है। हमें लगने लगता है कि मैं इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन, हर पेज में 10 डेट लिखी है, मैं रिटेन कैसे कर सकता हूँ। सो अगर मैं उसी चीज को आपको बोलूं कि आपको एनसीईआरटी पढ़ते समय ये सब पढ़ना ही नहीं है, सोर्स, इमेज डिस्क्रिप्शन, ये सब पढ़ना ही नहीं है, आप टाइमलाइन, सोर्स, इन सब चीजों के लिए अलग से एक नोट्स बना लो, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिए, ये मैंने बनाए हैं। इससे साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा आपके माइंड को रिलीफ मिलेगा, बिकॉज मुझे मिला कि आप इस डेटा को, इतना सारा जो डेटा ऑलरेडी है अलग से, इसको अलग तरह से ट्रीट करने लगोगे, इसको आप अपने चैप्टर्स का एक अलग पार्ट मानने लगोगे। एंड इससे 2 फायदे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द साइकोलॉजिकल बेनिफिट मैंने ऑलरेडी बताया, एंड दूसरा आपको और ज्यादा आसानी होगी हर चीज को रिटेन करने में, एंड और क्लैरिटी से चीजों को रिटेन कर पाओगे। आई होप मैंने इसकी इंपॉर्टेंस क्लियर करी हो। सो फ्री नोट्स लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एक बोनस टिप है, आफ्टर कवरिंग द सिलेबस वंस यू विल गेट ओवरवेल्म्ड, ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, एंड विल हैव दिस कांस्टेंट फियर ऑफ फॉरगेटिंग थिंग्स बिकॉज ऑफ द इनॉर्मिटी ऑफ द हिस्ट्री सिलेबस। ठीक है, ये होता ही है। ओनली सोल्यूशन इज टू रिवाइज द नोट्स, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं ऊपर। एंड दूसरा है एनोटेटेड एनसीईआरटी, सॉरी मैंने एनोटेटेड की स्पेलिंग एरर लिख दी। एंड प्रैक्टिस पीवाईक्यूज कंसिस्टेंटली। मुझे 1-2 लोगों ने बोर्ड्स के लिए पूछे, 1-2 लोगों ने सीयूटी के लिए पूछा, तो मैंने भी उनको यही क्लीशेड, यही बार बार रिपीटेड एडवाइस दी है, क्योंकि इसका कोई और अच्छा सोल्यूशन नहीं है। आप इस तरह के नोट्स को और एनसीईआरटी को एंड पीवाईक्यूज को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, रिव्यू करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, उतना ज्यादा आपको ये फियर ऑफ फॉरगेटिंग थिंग्स कम होगा। बिकॉज सी,
जब आपको ये फियर आता है कि कहीं मैं ये पार्ट तो नहीं भूल रहा हूँ, कहीं मैं वो पार्ट तो नहीं भूल रहा हूँ, आप उस फियर को किसी मैजिक ट्रिक से या फिर किसी और चीज से सॉल्व कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज एट द एंड आप एनसीईआरटी भूल रहे हो। तो जब आप किसी चीज को भूलते हो, उसका सोल्यूशन ये होता है कि आप उसी चीज को दोबारा से देखो। जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स अपनी पुराने जमाने की कहानियां सुना रहे हो एंड बाद में जाके आप अपने दोस्तों को कहानी बता रहे हो एंड आप उसमें कुछ भूल जाओ, तो आप वो दोस्तों से नहीं पूछोगे ना, वो आप दोबारा जाके अपनी दादी नानी से ही पूछोगे। तो इसी तरह से एनसीईआरटी भी है। आप एनसीईआरटी की कहानी भूल रहे हो तो आप दोबारा एनसीईआरटी पढ़ोगे, और कोई सोल्यूशन नहीं है। सो दैट इज वाई ओनली सोल्यूशन यही है, नोट्स को रिवाइज करो, एनोटेटेड एनसीईआरटी पढ़ो और पीवाईक्यू सॉल्व करते जाओ, क्योंकि पीवाईक्यू जितने सॉल्व करोगे उतना आपको पता चलेगा कि मेरी किस किस टॉपिक में या कौन कौन से फैक्ट में मिस्टेक हो रही है, कौन सा फैक्ट में भूल रहा हूँ, कौन से ऐसा टॉपिक है फिर चैप्टर है जिसमें मेरी ज्यादा गलतियां हो रही हैं। आप उसको दोबारा रिवाइज कर सकते हो और इसी तरह से एक्यूरेसी बिल्डअप होगी। अब मैं एक और चीज से डील करूंगा, क्योंकि बहुत सारी हमें डेट्स मिलती हैं एंड स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इतनी ज्यादा डेट्स में रोट लर्न कैसे करूं, फिर लर्न कैसे करूं। मैंने आज तक जितनी भी डेट्स रिटेन करी हैं उनमें से 50% डेट अगर मैंने रोट लर्न करी है, या रोटलर्न नहीं बोल सकता हूँ मैं उसको, वो विद प्रैक्टिस रिटेन हो जाती है, क्योंकि आप इतनी ज्यादा बार उनको पढ़ते हो तो आपको रिटेन हो जाती है। बट जो बाकी 50% है या 40% है जो बच जाता है, जो कि डेट्स हम भूल जाते हैं, उनको मैंने रिटेन रोटलर्न करके नहीं किया है, उनको मैंने रिटेन ट्रिक्स बना के किया है। क्योंकि हमें ट्रिक्स एंड छोटी छोटी कोई फ्रिवलेस सी चीज हम लोग डेट्स के अंदर कर देते हैं या फिर कुछ लिंक्स क्रिएट करते हैं, कनेक्शंस रेफरेंसेस बनाते हैं, उससे हमें वो डेट्स याद रह जाती हैं। एंड दिस इज द ओनली सोल्यूशन। क्योंकि आप 100 डेट जो आपकी टाइमलाइन में दी है, फिर 50 अलग डेट जो कि अलग अलग जगह पे दी हैं, उन सबको रोट लर्न करते करते हर एक चीज को मेमोराइज नहीं कर पाओगे। दैट इज वाई आपको अलग अलग ट्रिक्स, अलग अलग सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। इसलिए मैं ये टाइमलाइन लाया हूं मैं आपको दिखाने के लिए कि मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया और आप किस तरह से ऐसी ट्रिक्स का यूज कर सकते हो और खुद से ट्रिक्स बना सकते हो। पहली ट्रिक है ये। अच्छा, जब भी हम लोग मोहनजोदारो और हड़प्पा का नाम सुनते हैं तो हमेशा हम लोग हड़प्पा मोहनजोदारो साथ में सुनते हैं। एंड सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा पॉपुलर जो साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो यही दोनों है। सो 1921 और 2020 की लगातार कॉन्जिक्यूटिव 2 ईयर्स, ठीक है, गैप नहीं बीच में कोई, 21-22 लगातार 2 साल पहले दयाराम साहनी हड़प्पा में एक्सकवेट किए और फिर मोहनजोदारो में। ठीक है, तो अगर आपको इतना याद हो जाए कि 21 और 22 में हड़प्पा और मोहनजोदारो की साइट जो है वो एक्सकवेट हुई थी। इसके बाद अगर मुझे कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई 22 में हड़प्पा हुआ था, मोहनजोदारो 22 में होता, क्या हुआ था, अगर मैं ये भूल जाता हूँ, मैंने ऐसे ट्रिक बनाई कि भाई जो अल्फाबेटिकली पहले आता है लेटर वो पहले हुआ था। अब ये मुझे याद रह गया, एच पहले आता है, एम बाद में आता है। सो हड़प्पा पहले हुआ था, मोहनजोदारो बाद में हुआ था। इसी तरह से अगर मैं इनके एक्सकवेटर्स के नाम याद करना चाहूं तो मैं भी इस तरह से याद कर सकता हूं। हमने ऑलरेडी बोर्ड में पढ़ा है रखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी। अब इनमें भी अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, डी पहले आता है, आर बाद में आता है। दयाराम साहनी पहले आएंगे, रखलदास बनर्जी बाद में आएंगे। दयाराम साहनी हड़प्पा के साथ आएंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आते हैं। ये बहुत कई लोगों को फ्रिवलेस लग सकती है, कई लोगों को मे बी उनको सूट ना करे, बट मुझे ये बहुत ज्यादा सूट करी। मैंने इस तरह से ये डेट्स याद करी। इसी तरह से जब हम नीचे आते हैं सो यू कैन सी 1980 और 1986, तो ये जो 80s वाला डिकेड है, यहाँ पे हमें टाइमलाइन में 2 ही डेट्स दी हैं, ठीक है, और कोई 80s वाली डेट नहीं दी गई। अब टीम ऑफ जर्मन एंड इटालियन ने सरफेस एक्सप्लोरेशन करी मोहनजोदारो में एंड अमेरिकन ने भी बिगिन करी हड़प्पा में, 80 और 86, ठीक है। और जितनी भी आप डेट्स को देखोगे नीचे ऊपर, वहां पे कहीं पे भी फॉरेन एक्सप्लोरेशन नहीं हुई है। तो मैंने इसको क्या नेम दे दिया, देखो मैंने साइड में लिखा है 1980s फॉरेन एक्सप्लोरेशन। 1980s वाज अ डेकेड ऑफ फॉरेन एक्सप्लोरेशन। तो मैंने ये ट्रिक बना ली कि भाई 80s में फॉरेन एक्सप्लोरेशन हुआ था। तो इससे अगर मुझे कोई भी सवाल आता है तो आई रिमेंबर कि 80s में ही इसका जवाब है, एंड बाकी मैंने 80-86 इस तरह से याद कर लिया। देन यू कैन सी एक और मैंने ट्रिक बनाई यहाँ पे, जो राखी गरी है, इसमें जो एक्सकवेशंस हुई है बहुत बाद में हुई है। पहले दिस वाज नॉट अ नोन साइट, इसमें बाद में एक्सकवेशंस हुई हैं एंड बाद ही में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। तो मैंने क्या किया, जो लास्ट की 2 डेट्स हैं वो 1997 और 2013 है, ये लास्ट में हुई है। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया राखी गढ़ी, ये दोनों डेट्स। सो बेसिकली मैंने अपने माइंड को बता दिया कि भाई जो लास्ट की 2 डेट्स है टाइमलाइन की और जो लास्ट की एक्सकवेशंस हुई हैं वो राखी गढ़ी में ही हुई है। सो मैंने इस तरह से याद कर लिया। यहाँ पे मैं आपको अल्फाबेटिकल ट्रिक्स बता रहा हूँ, फिर डेकेड वाली इस तरह से ट्रिक बता रहा हूँ, बट आप कॉन्सेप्ट को भी लगा के ट्रिक बना सकते हो। एक और टाइमलाइन लाया हूँ सेम चैप्टर की। सो बेसिकली ये है, यहाँ मैंने क्या ट्रिक बने मैं आपको बताता हूँ। लोअर पैलियोलिथिक जो है वो 2 मिलियन बीपी में आई थी। 2 मिलियन का मतलब होता है 20 लाख। सो 2 का आधा करो 1 होता है, एंड 1 के आसपास 80,000 आ जाता है। ये कई लोगों के लिए वर्क नहीं करेगी, मेरे लिए करी, ठीक है। अब एक बार के लिए ये वाला ट्रिक छोड़ दो, यहाँ से स्टार्ट करना 80,000 से। मिडल पैलियोलिथिक 80,000, 80 का आधा 40 होता है, 40 से 5 माइनस अपर पैलियोलिथिक 35,000, 35 का आधा 17 होता है, एंड 17 में 5 माइनस मेसोलिथिक 12। देखो मैंने 3 डेट्स ऐसे एक रीजनिंग जैसी बना के याद कर ली कि 80 का आधा 40 माइनस 5 35, 35 का आधा 17.5 नॉट 17, एंड उसका 5 आधा 12,000। तो इस तरह से मैंने 3 ऐसी ट्रिक बना के भी याद कर ली।
मेरे लिए ये चीज वर्क करी। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, 12 का आधा 6 होता है तो ये चैल्कोलिथिक में आ रहा है एंड न्यूलिथिक बीच में 10,000 आ रहा है। फिर 6,000 का आधा 3,000 होता है और 3,000 में 400 माइनस या फिर ऑलमोस्ट 500 माइनस हड़प्पन सिविलाइजेशन आ गई। तो काइंड ऑफ मेरे लिए ट्रिक्स वर्क करी। इसी तरह से आप भी अलग अलग तरह की न्यूमेरिकल ट्रिक्स, अल्फाबेटिकल ट्रिक्स, कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स बना बना के डेट्स को याद करो। बिकॉज अगर आप सिर्फ और सिर्फ रूट लर्न करने की कोशिश करोगे बिना किसी ट्रिक्स के, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट को सेट किए, तो बहुत मुश्किल होगा हर एक डेट को याद करना। एट द एंड अब हम लोग एक कंप्लीट PYQs एनालिसिस करेंगे जहां पे हम आपकी मैच प्रैक्टिस करेंगे। मेन मैच से पहले हम पूरे के पूरे एग्जाम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, रेंज एंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस से डील करेंगे। सो लेट्स एनालाइज सम PYQ। सो दिस इज द प्रीवियस ईयर पेपर वी आर गोइंग टू डिस्कस, एनालाइज और क्वेश्चंस को देखेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, जितनी मैं इन सारे क्वेश्चन से निकाल सकता हूं इंपॉर्टेंट चीजें, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सो मैं पॉलिटिकल साइंस वाली वीडियो में जब मैंने एनालाइज किया था PYP, वहां पे मैंने बोला था और यहाँ पे दोबारा रिपीट करूंगा दैट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही बड़ा पार्ट है आपके एग्जाम का। स्पेशली आपकी बहुत सारी टाइमलाइंस हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी थी, हिस्ट्री में भी हैं, डेट भी बहुत सारी हैं, तो आपको क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे दिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आया, अरेंज द मेजर डेवलपमेंट्स इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिपोर्ट ऑफ अलेक्जेंडर कनिंघम ऑन हड़प्पन सील कब मिली थी? आई गेस 1800 के अराउंड मिली थी, लाइक आई थिंक 1875 इश ऐसा कुछ था। वन सेकंड मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आंसर बताने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे पेपर को एनालाइज करूंगा और जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से जानने के लिए एंड जो चीजें आपको एग्जाम में और ज्यादा मदद कर सकती है, प्रिपरेशन फेज में और ज्यादा मदद कर सकती है, उनके बारे में बात करेंगे। सो दीज आर द इवेंट्स एंड ये आपके ऑप्शंस हैं। अब अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं भी याद, मेरी अगर ट्रिक याद है जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताई थी, तब भी आप कर सकते हो। राखी गढ़ी में सबसे एंड में हुई थी एक्सकवेशन, सो आई थिंक ये सबसे एंड में आएगा। हड़प्पा में तो सबसे पहले हो गई थी 1924-25 में हड़प्पा मोहनजोदारो, सो ये सबसे पहले आ सकता है। सो आई थिंक ACBD ऐसा कुछ हो सकता है। आई एम नॉट टेलिंग द आंसर, ठीक है, हालांकि ACBD एक ऑप्शन है। आई एम नॉट टेलिंग द आंसर, मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आपको एग्जैक्ट डेट्स नहीं भी याद है, तो अगर आपको जो ट्रिक्स याद है, जिस तरह से आपने वो याद करी, तब भी आप इसका आंसर क्रैक कर सकते हो। देन यू कैन सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स अडॉप्टेड द टाइटल देवपुत्र सन ऑफ गॉड। ये आई थिंक इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली कुशानस का टाइटल था सन ऑफ गॉड। ये आपको जो पूरा डिवाइन, जो आपको एक पूरा पैराग्राफ दिया है, बड़ा सा टॉपिक है, उसके अंदर ये पूरा आपको दिया गया है। सो दिस इज वंस अगेन एक कोर एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। देन यू कैन सी फिर से कोर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है, गंधा-तिंदु झटका डिस्क्राइब क्या करता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं। मुझे याद है गंधा-तिंदु झटका जो था उसमें अब हमें दिखाया गया था कि इस तरह से जो किंग था वो रात में निकलता है छुप के अपना वेश बदल के और देखने की कोशिश करता है कि उसके राज्य में चल क्या रहा है। तो अगर आपको पूरी स्टोरी याद है, एनसीईआरटी अच्छे से पूरी लाइन बाय लाइन याद है, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। कॉर्डियल रिलेशनशिप तो आई गेस बिल्कुल भी नहीं थी। प्लाइट ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ अ विकेड किंग, दिस कैन बी ट्रू दैट किंग्स फ्रीक्वेंटली फिल देयर कॉफर्स बाय डिमांडिंग हाई एंड ऑप्रेसिव टैक्सेस, ये भी सही लग रहा है। सो अगर आप ध्यान से देखो तो आप इस तरह से भी क्रैक कर सकते हो। ABCD 3 ऑप्शंस हैं, इसमें 3 आपको नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं और एक ही पॉजिटिव दिख रहा है। प्लाइट, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, हाई एंड ऑप्रेसिव टैक्सेस, ये तीनों के तीनों नेगेटिव लाइंस हैं एंड ये तीनों लाइन जो है ये एक ही अपोजिट में जा रहे हैं। अगर प्लाइट दिखा रहे हैं, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, टैक्सेस दिखा रहे हैं, तो वहां पे कॉर्डियल रिलेशनशिप कैसे हो सकती है? सो ए अपने आप ही खत्म हो जाता है और BCD बचता है ना। इस तरह से यू कैन क्रैक द आंसर। देन यू कैन सी एक क्वेश्चन आया है जो कि है मैच द फॉलोइंग। अब व्हेन डिसेंट इज ट्रेस्ड टू द मदर, ठीक है, मैट्री लिनी, लिनी का मतलब होता है लीनिएज, मैट्री का मतलब होता है मदर या फिर मदर की साइड से। सो ए का थर्ड तो बहुत ही आसानी से हो जाता है, हालांकि हमें एक ही करके आंसर मिल जा रहा है फोर्थ, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तब भी हम इसको क्या क्रैक कर सकते हैं, आगे देखते हैं। एंडोगमी, गमी मींस मैरिज एंड एंडो मतलब अंदर, इनसाइड द फैमिली और इनसाइड द क्लैन। सो ऑप्शन डी, मैरिज विद इन अ किंग ग्रुप, कास्ट और अ ग्रुप लिविंग इन द सेम लोकेलिटी। म्लेच्छास, ये बहुत कॉमन हिंदी वर्ड भी है, मैं कोई कास्टिस्ट स्लर नहीं यूज करना चाहता हूं, बट इट इज फॉर द सेक, ये आपकी लर्निंग के सेक के लिए, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग। आपने मलिच्छ या म्लेच्छा ये जो शब्द है सुना होगा, तो दैट इज व्हाई बी का 4 हो जाता है एंड एक ही बचता है आदि पर्वन, जो कि है ऑप्शन सी। इस तरह से आप क्रैक कर सकते हैं। सो दैट मींस अगर आपको इस 4 में से 2 भी आते हैं, 2 के बारे में भी थोड़ी भी नॉलेज पता है, देन आल्सो यू कैन क्रैक द आंसर। देन एक क्वेश्चन है, इन प्ले द मृच्छकटिका द हीरो चारुदत्त वाज डिस्क्राइब्ड एज बोथ अ ब्राह्मण एंड अ, दिस इज अ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। ये एक बॉक्स में था आई थिंक। सो वी हैव ऑलरेडी सीन जो नंबर 1 क्वेश्चन था डेट्स वाला, दैट वाज फ्रॉम टाइमलाइन एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सोर्स। एंड आगे चल के आप और ज्यादा देखेंगे किस तरह से सोर्सेज, बॉक्सेस, टाइमलाइन से और ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। देन एक क्वेश्चन है, ये देन एक क्वेश्चन है, व्हिच रूलर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी क्लेम टू बी अ यूनिक ब्राह्मण, एक ब्राह्मण, ठीक है। अब ये सतवाहना डायनेस्टी के जो रूलर हैं, गौतमी पुता श्री सतकानी, वशिष्ठी पुता, मादरी पुता, गौतमी पुता श्री विजय सतकानी। आप रिमेंबर करिए कि आपको सतवाहना डायनेस्टी में कितने रूलर के नाम आपने एनसीईआरटी में पढ़े। एक बॉक्स में बहुत सारे रूलर के नाम दिए हैं, बट ओनली 1 रूलर इज डिस्क्राइब्ड एंड अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, आपको पता है कि वो रूलर कौन सा है जो कि अपने आप को एक यूनिक ब्राह्मण क्लेम करता था। अब एक क्वेश्चन है जो कि ये है, द बुद्ध रिगार्डेड द सोशल वर्ल्ड एज द क्रिएशन ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बुद्धा का अगर आपने पूरी फिलॉसफी वाला पेज पढ़ा है, यू नो कि वहां पे गॉड का कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट ये नहीं याद है कि सोशल वर्ल्ड किसके क्रिएशन बोला था बुद्धा ने, हालांकि आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी आपको याद होगा, बट इफ एनी हाउ आप भूल जाते हो, तो आपको ये लाइन याद होगी उसी पैराग्राफ से, दैट वहां पे लिखा है बुद्धा के फिलॉसफी में गॉड का कोई मेंशन नहीं था, है ना। सो लॉर्ड ब्रह्मा और लॉर्ड विष्णु अपने आप खत्म हो जाते हैं। सोशल वर्ल्ड एंड देयर वाज नो डिवाइन थिंग, ठीक है, कोई डिवाइन चीज का भी जिक्र नहीं है बुद्धा में।
में। तो सोशल वर्ड प्लैनेट्स कैसे बना सकते हैं? सोशल वर्ड सोसाइटी से बनता है, सोसाइटी सोशल एनिमल्स या फिर ह्यूमंस का ही क्रिएशन है, सो ह्यूमंस इसका आंसर हो जाता है। रेफरेंस बेस्ड या कॉन्टेक्स्ट बेस्ड या फिर आपकी जो बाकी की इंफॉर्मेशन है उसको भी लगा के आप आंसर को क्रैक कर सकते हो। देन एक क्वेश्चन है, हु परसुएडेड बुद्धा टू अलाउ वुमेन इनटू द संघ? अजातशत्रु हो या मक्खली गोसाला हो, ये दोनों ही आपके बॉक्सेस में गिवन है, ठीक है। आपको आपने अगर बॉक्सेस पढ़े आपको याद है ये चीज। ये मैं बार बार ये सारी चीजें इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद है ये चीज, आपने बॉक्स में पढ़ा है, एनसीईआरटी पढ़ा है, क्योंकि आपने अभी नहीं पढ़ा होगा आई गेस, बट आप पढ़ोगे तो आपको बार बार रिमाइंड करना चाह रहा हूँ कि क्यों आपको एनसीईआरटी बार पढ़नी है। हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ने की। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन को ही नहीं पढ़ना होता बल्कि उसके ऑप्शंस के क्वेश्चंस को भी समझना होता है। अगर आप 4 में से 3 ऑप्शंस के क्वेश्चन समझ गए थे तो आप ऑलरेडी समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या हो। अजातशत्रु, मक्खली गोसाल ये दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में नहीं आते हैं। महाप्रजापति गौतमी हमने पढ़ा है कि पहली भिक्खुनी थी, ठीक है, जो कि फॉस्टर मदर थी बुद्धा की। तो ये कैसे परसुएड करी? इन्हें परसुएड किया, बट इनने इस तरह से परसुएड नहीं किया था। इट वाज आनंदा, जो कि इनके क्लोज डिवोटी थे बुद्धा के और काइंड ऑफ फ्रेंड भी आप बोल सकते हैं, इनने परसुएड किया था। इफ यू आर रीडिंग द ट्रैवलर्स अकाउंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑफ अल-बिरूनी? अब अल-बिरूनी जो ट्रैवलर्स वाला चैप्टर है उसमें से आगे हम लोग इब्न बतूता, अल-बिरूनी, फ्रांकोis बर्नियर वाला चैप्टर आ गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें यहाँ पे एनसीईआरटी कुछ लाइंस दी है, फिर एनसीईआरटी से उठा के कुछ लाइंस बनाई गई हैं एंड ये बताया गया है कि अगर आप ट्रैवलर्स के अकाउंट को पढ़ रहे हो तो इसमें से कौन सा अल-बिरूनी का अकाउंट होगा? कास्ट सिस्टम बाय लुकिंग फॉर पैरेलल्स इन एंशिएंट पर्शिया, क्या ये बताया था? डिस्क्रिप्शन ऑफ दिल्ली एंड दौलताबाद। अगर मुझे अल-बिरूनी के बारे में याद नहीं याद है, मुझे एनसीईआरटी का हर एक चीज याद है इब्न बतूता और फ्रांकोis बर्नियर के बारे में, तो अब मैं इसको कैसे क्रैक कर सकता हूँ? डिस्क्रिप्शन ऑफ दिल्ली एंड दौलताबाद मुझे अच्छे से याद है ये इब्न बतूता का था, तो ये तो गलत हो जाता है क्योंकि मुझे याद है वो दिल्ली का पूरा एक बड़ा सा बॉक्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है जहाँ पे हर एक बाजार एंड ऑल के बारे में बताया गया है इब्न बतूता ने। देन फाइंडिंग द लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन इंडिया। प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात यूरोप के फ्रांस के फ्रांकोis बर्नियर ने करी थी, बहुत बाद में आए थे क्योंकि यूरोप में ऑलरेडी प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो प्रचलन था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। दैट इज वाई यहाँ पे इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो ये भी नहीं हो सकता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोकोनट एंड द पान, ये दोनों ही जो डिस्क्रिप्शन है ये हमें बॉक्सेस में दिखते हैं और ये डिस्क्रिप्शन भी इब्न बतूता के हैं, सो ये भी गलत हो गया। एक ही बचा, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम बाय लुकिंग फॉर पैरेलल्स इन एंशिएंट पर्शिया, ये सही हो गया। एनसीईआरटी को समझने की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है मैंने आपको बताई। एंड जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको ऑप्शन भी पढ़ना है, और अगर आपको 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन का क्वेश्चन पता चल गया जो कि मैंने ढूंढ लिया, इन दोनों का, इसका फ्रांकोis बर्नियर, इन दोनों का इब्न बतूता, तो उस तरह से मैंने क्वेश्चन को क्रैक कर लिया। देन अगला क्वेश्चन आया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द लिंगायत्स? वंस अगेन जो पूरा लिंगायत्स वाला पूरा एक पेज का ऑलमोस्ट डिस्क्रिप्शन दिया है, अगर आपने वो पढ़ा है, आई रिमेंबर विविडली कि उसमें 10 से 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं फैक्चुअल। अगर आपको याद है तो आप इसको अटेम्प्ट कर लोगे। ऑन डेथ द डिवोटी विल बी यूनाइटेड विद विष्णु। अब लिंगायत जो है ये आ ही रहा है हमारा शिव की स्तुति से रिलेटेड है, तो यहाँ पे विष्णु का कोई भी लेना देना नहीं होता है। वंस अगेन मैं एक और चीज बोलूंगा, कई क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे जहाँ पे आपको ऑलरेडी 4 में से एक ऑप्शन डिफरेंट दिखी जाएगा, वो आउटराइट डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिंगायत की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हमें विष्णु का जिक्र कहाँ से आ गया, तो आउटराइट डिफरेंट दिख गया। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि एब्सोल्यूट सेंस में बात कर रहा होगा, जैसे नेवर का यूज करेगा, एब्सोल्युटली नॉट ऐसे शब्द होंगे, या फिर एकदम सीधे से खारिज कर रहा होगा, जैसा कि हमने अभी एक क्वेश्चन देखा था जहाँ पे कॉर्डियल रिलेशनशिप बोल रहा है और बाकी 3 में नेगेटिव सेंस में आ रहा है, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, एक्सेस की बात हो रही है, ये सब बात हो रही है। तो कैन सी आउटराइट वो अलग जा रहा था। इस तरह से इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि एक आउटराइट अलग हमारा ऑप्शन जा रहा है, ये ऑलरेडी मैंने अलग कर दिया है। दे सेरेमोनियली बरी देयर डेड, ठीक है, दे वर्शिप शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज अ लिंगा, बिल्कुल। लिंगायत वियर अ स्मॉल लिंगा इन अ सिल्वर केस ऑन अ लूप स्ट्रंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर, ये भी बिल्कुल सही है। एक ही बचा, अगर मुझे बाकी 3 नहीं भी आते तो मैंने आउटराइट जो एक मुझे अलग दिख रहा था उस तरह से मैंने इसको क्रैक कर लिया। अगला आया हमारे सूफीज्म के टॉपिक से। अब जो सूफी टर्म्स दिए हैं हमें अलग अलग बहुत सारे, उनकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सिलसिला मतलब होता है चेन, ठीक है, एक चेन है। लंगर का मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है। मुर्शीद, जियारत। अब यहाँ पे मैं एक और चीज बोलूंगा, सूफी टर्म्स को याद करने के लिए आप एक और चीज कर सकते हैं कि हमने कई सारे उर्दू के अरबिक वर्ड्स ऑलरेडी पढ़े होते हैं, हिंदी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, आप उनको कनेक्ट करिएगा। सिलसिला वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है जो कि हम हिंदी में यूज करते हैं। हम सिलसिला को कब यूज करते हैं? जब हमें कोई कनेक्शन दिखाना होता है, जब हमें कोई लीनिएज, ठीक है, कोई चेन दिखानी होती है, चेन ऑफ इवेंट, तब यूज करते हैं। तो यू कैन कनेक्ट किए किसका आंसर हो सकता है। इसी तरह से लंगर, ठीक है, लंगर लगते हैं, ये किस तरह से यूज होता है, गुरुद्वारों में लंगर लगते हैं। इस तरह से आप टेट बना के इन चीजों को यूज कर सकते हो। जियारत ऑलरेडी मुझे याद हो गया था कि जियारत भाई पिलग्रिमेज है, तीर्थ स्थल, जो तीर्थ होता है उस तरह से जियारत होता है। सूफी लीनिएज सिलसिला हो जाएगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा। ओपन किचन, लंगर हमने इतनी बार पढ़ा है, इतनी बार सुना है शब्द, तो लंगर जो है हमारा वो ओपन किचन विच रन्स ऑन फुतू हो जाएगा। एक ही बचा मुर्शीद और ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इन विजयनगर वाटर फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर वाज कंडक्टेड थ्रू द चैनल टू द रॉयल सेंटर। अब पहली बात, लोटस टैंक, विजय कैनाल, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है ना, तो ये तो हमने पहले हटा दी। हीरिया कैनल और कमलापुरम टैंक बचते हैं, इन दोनों में से ही आंसर है। अब वाटर थ्रू द चैनल के थ्रू क्या टैंक से होगा, कैनल से होगा, ये आप खुद सेंस लगा सकते हो एंड इसको क्रैक कर सकते हो। सेंस लगाने की जरूरत भी नहीं है, अगर आपने एनसीईआरटी की लाइन आपको याद है तो यू विल बी एबल टू क्रैक इट विदाउट इवन अप्लाइंग दिस लॉजिक। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एनी अकबरी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट्स दिए हैं एंड इनसे इसमें से कौन सा सही नहीं है। एनी अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल, एंड ठीक है, एंड इसके अंदर जो भी आपका डेटा लिखा है, जितने भी फैक्ट्स लिखे हैं, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दैट, तभी आप इसको क्रैक कर सकते हो। क्या यहाँ पे कोई डेट में गलती है? क्या ये डेट सही है, गलत है, ये आपको याद रखना है। दिस इज अ व्यू ऑफ द रीजन्स फ्रॉम द सेंटर, क्या सिर्फ रीजन्स का व्यू है फ्रॉम द सेंटर, ये आपको याद रखना है। थर्डली है इट प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, क्या क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड कर रही है। चौथा है अंडरटेकन एट द ऑर्डर ऑफ एम्परर अकबर, क्या ऐसा था, एंड कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ शाहजहां,
क्या ये अकबर के जाने के बाद खत्म हुई थी? तो इन 4 में से कौन सा गलत है? अगर आपको 3 याद है जो कि आपकी एनसीईआरटी के ही लाइंस होंगी, तो चौथा जो एनसीईआरटी की लाइन नहीं है वो आपका आंसर हो जाएगा। देन फिर से आपका एक मैच द फॉलोइंग आया है, एंड जैसे हमने अभी टर्म्स देखे थे, फिर से एक टर्म्स ही आए हैं आपको, और ये आई गेस ये एक बॉक्स से आया। यहाँ पे आपको कणकुट, खेत बटाई, ये सब भावली, ये सब आपको टर्म्स के डिस्क्रिप्शन दिए हैं। वंस अगेन मैंने बोला था क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फिर से क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आया है। तो वंस अगेन मैं रिपीट करूंगा पिछली वीडियो की तरह कि टाइमलाइन में चीजों को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो आप उसको इस तरह से एक सीरीज में याद करो कि सांथाल रेबेलियन इस तरह से हुआ था। मैंने ऐसे याद किया था सांथाल रेबेलियन की 1857 में आपका रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, द फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस जिसे हम बोलते हैं, एंड उससे जस्ट एक साल पहले सांथाल रेबेलियन हुआ था, एंड ये चीज मैं आज तक नहीं भूला हूं, मुझे आज तक याद है। इसी तरह से परमानेंट सेटलमेंट जो है वो आई गेस इफ आई रिमेंबर करेक्टली 1793 के अराउंड हुआ था। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है वो हमें चैप्टर की शुरुआत में दे दिया गया, पहला ही डेट शायद यही दिया गया। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग, इससे पहले कुछ हो ही नहीं सकता, इस तरह से मैंने सोच लिया। एंड सांथाल सेटल करेंगे राजमहल हिल्स में, उसके बाद रेबेलियन करेंगे, फिर पहले रेबेलियन करेंगे। दिस इज अ लॉजिक, ठीक है, ये आप लॉजिक लगा सकते हो। बिल्कुल ए पहले होगा और डी बाद में होगा, रेबेल बाद में करेंगे जब वो सेटल कर जाएंगे उसके बाद। सो एक लॉजिक क्लियर हो गया, ए के बाद ही डी आएगा, डी पहले नहीं आ सकता, एंड डी यहाँ पे पहले आ रहा है, तो 4 मेरा गलत हो गया। बी पहले ही आएगा, बी से पहले कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। ये ट्रिक्स मुझे इतनी ज्यादा हेल्प करी, आज मुझे 1 साल हो मेरे सीयूटी प्रिपरेशन को, बट अभी तक वो ट्रिक्स मुझे याद है। इस वजह से बिना किसी रिविजन के 1 साल से मैंने कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी मैं इस एमसीक्यू को सॉल्व कर पा रहा हूँ, BADC। इस तरह से आपको भी ट्रिक्स बनानी है, इस तरह से आपको भी टाइमलाइन में चीजें याद करनी है कि 1793 से पहले कुछ नहीं आएगा, परमानेंट सेटलमेंट होगा। 1857 रिवॉल्ट से पहले की जो पूरी कहानी है वो किस तरह से होती है। एंड एक और ट्रिक देना चाहूंगा कि आप क्या करो, जब भी आपको ये चीज याद करो तो ऐसे मत याद करो कि मेरे पास ये 10 डेट है, मुझे 10 डेट मिल गई, अब मुझे इस 10 डेटों को रट्टा मारना है। आप क्या करो, उस 10 डेट में से 3 डेट उठाओ, ठीक है। मान लो मैं ऐसी रैंडमली कोई भी डेट्स बना ले रहा हूँ, उन 10 डेटों को मैंने पहले क्रोनोलॉजिकली देखा कि ये क्रोनोलॉजिकली 10 डेटें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहली डेट उठाई मैंने जो कि आप बोल सकते हैं कि वो 1750 की थी। दूसरी डेट मैंने मिडिल की उठाई जो कि थी अराउंड 1857 की। फिर तीसरी डेट मैंने उठाई जो कि थी 1947, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप इसको 1757 कर सकते हो, अराउंड 1757 बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ था, एंड ये हमारा इंडिपेंडेंस हो गया। अब मैंने ये 3 डेट्स बांट ली, ये 3 डेट तो मुझे याद नहीं, या फिर मान लीजिए ये डेट नहीं कोई और डेट थी, ये 3 डेट्स याद कर ली। अब बची कितनी डेट? 7 डेट बची। मान लीजिए इसके अराउंड 4 डेट्स थी, इसके बीच में 3 डेट्स थी, तो अब मैंने उन डेट्स को ऐसे याद कर लिया कि 1757 के जस्ट बाद क्या हुआ, 1757 के जस्ट बाद क्या हुआ, ये इवेंट हुआ था। 1857 से जस्ट पहले ये इवेंट हुआ, 1947 से जस्ट पहले ये 2 इवेंट इस तरह से हुए थे, ये 2 इवेंट ऐसे लगातार 2 साल हुए थे। इस तरह से मैंने याद कर लिया। ये इस तरह की ट्रिक बिना बनाए आप चीजों को याद नहीं कर पाओगे, का मेथड हो जाएगा, देन वो सिर्फ रोट लर्निंग रह जाएगी और उससे आप कई चीजें भूल भी सकते। अगला फिर से एक क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, वंस अगेन एक क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। अभी तक हम लोग 4 से 5 तो देख ही चुके हैं क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस। देन यू कैन अगेन सी इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपसे चैप्टर के अंदर के किसी टॉपिक का लॉजिक, रीजन या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी कितनी है वो टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपको स्टेटमेंट बेस्ड के लिए तैयार है। अब बेनामी जो टर्म है इसका मतलब क्या है? बेनामी का मतलब ही ऑलरेडी एनोनिमस होता है, जिसका नाम ही ना हो, तो इसको ऐसे ही क्रैक कर लेते। वंस अगेन यू कैन सी एक मैच द फॉलोइंग आया है, यहाँ पे मैं लीडर्स को उनके रीजन से मैच करना है। देन यू कैन सी हड़प्पन सिविलाइजेशन कब से कब तक रेंज करती है। वंस अगेन हम देख सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने पॉल साइंस वाली वीडियो में बताया था कि आपको किस तरह से सब्जेक्टिव थ्योरी को उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है जितनी आपने बोर्ड में दी थी 6 मार्कर या फिर 8 मार्कर के लिए इन एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सो यू कैन सी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अबाउट इंस्क्रिप्शन यहाँ पे आया है। अशोकन इंस्क्रिप्शंस अफगानिस्तान में कहां मिले? आई गेस इफ आई रिमेंबर करेक्टली ये हम लोगों को बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन मिला है, एंड यू विल सी मेनी बॉक्स बेस्ड, सोर्स बेस्ड, टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चंस इन द पेपर। सो अगर किसी को भी डाउट है, फिर दिमाग में सवाल आ रहे हो कि मैं क्या किसी भी बॉक्स को छोड़ सकता हूं या टाइमलाइन को छोड़ सकता हूं, तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, आपको हर एक चीज एनसीईआरटी के अच्छे से करनी है। देन आपका यहाँ पे फिर से टर्म्स वाले क्वेश्चन आए हैं, कुल, पॉलीगनी, पैट्रिलिनी, कन्यादान। जो लोग इंग्लिश के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो लोग इसको क्रैक कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी कि टर्म्स की भी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैंने इस पूरे के पूरे पेपर में अभी तक कितने सारे टर्म्स बेस्ड क्वेश्चन देख लिए। वणिक किसको बोलते थे, ये आ गया है। कैकिंग को बोलते थे, गिल्ड्स को बोलते थे, पीसेंट्स या मर्चेंट्स। तो जितने भी आपको टर्म्स दिखते हैं, मैं तो बोलूंगा कि आप टर्म्स के लिए अलग से एक पूरे के पूरे नोट्स बना सकते हैं, जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ इस तरह के टर्म्स को मेंशन करो और उस टर्म्स का रिवीजन करते रहो, क्योंकि शुरू में आपको बहुत दिक्कत होगी। कई बार आप टर्म्स के लिए कंफ्यूज हो जाओगे, टर्म्स को भूल जाओगे, टर्म्स का मीनिंग भूल जाओगे, कई बार सिर्फ टर्म्स को ही भूल जाओगे क्या था। तो अगर आप टर्म्स के सेपरेट नोट्स बना लेते हो, फिर बार बार इनको रिवीजन करते हो, क्योंकि ऐसे टर्म्स है जो कि आपको नहीं याद रहेंगे। वणिक किसको याद रहेगा कि इसका मतलब क्या था। सो दैट इज व्हाई आप उसके नोट्स बना। देन वंस अगेन आपका यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आया है। देन यू कैन सी फिर से एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है अबाउट इब्न बतूता, द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर कॉल्ड देमसेल्व्स। साम्राज्यपतीज ये हमने पढ़ा ही नहीं था, हमने कर्नाटका साम्राज्य में पढ़ा था। कुदिराइज ये भी हमने नहीं पढ़ा था, बचे नायक और राया। राजा इज वेरी क्लोज टू राया, तो मैं ये इसको लॉजिकली सोच सकता हूँ कि सही हो सकता है। नायक मुझे याद है कि ये तो अमर नायक का सिस्टम जो था उसके लिए था, तो बचा राया, मैंने इसको ऐसे क्रैक कर लिया। हालांकि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी में 3 बार पढ़ा होगा कि आपको इसका आंसर डायरेक्टली पता होगा। बट आई एम ऑल्सो गिविंग यू ट्रिक्स, ठीक है, कि आप जब उसको पढ़ रहे हो और इन चीजों को रिटेन करने की कोशिश कर रहे हो, तब आप इन चीजों को रिटेन कैसे कर सकते हो। आपको रट्टा नहीं मारना है कि रूलर्स ऑफ विजयनगर वर कॉल्ड रायस। आपको ऑलरेडी सोच लेना है कि भाई हिंदी में या फिर इंडियन रूलर को हम क्या बोलते हैं, इंडियन रूलर को हम राजा बोलते हैं ना, रूलर का इंडियन प्रोनाउंसिएशन राजा होता है, राजा को हमने यहाँ पे राया से याद कर लिया। देन यू कैन सी कि हमें एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, द ब्रिटिश एलिमेंट इज गॉन बट दे हैव लेफ्ट द मिस्चीफ बिहाइंड। स्टेटमेंट है, इसके अंदर हमें ये पैसेज देखने को मिल रहा है। वी विल नॉट रीड द पैसेज क्योंकि हमें ऑलरेडी एनसीईआरटी
काफी अच्छे से याद है। स्पीकर कौन है? पैसेज का। तो यू कैन सी जिस भी सोर्स या बॉक्स से पैसेज आया है आपको उस पैसेज का स्पीकर भी याद रखना है। देन उसी पैसेज के अंदर आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। आई होप मैंने आपको कुछ ऐसे इंसाइट्स दिए हों, ट्रिक्स दिए हों और कुछ ऐसे सजेशंस और इन्फॉर्मेशन दे पाया हूं जिससे आपको अपने एग्जाम के टाइम पे और उससे पहले प्रिपरेशन में हेल्प हो सकती है। डू चेक द फ्री नोट्स जो कि मैंने प्रोवाइड किए हैं, सोर्सेस, टाइमलाइंस एटसेट्रा के लिए। यू कैन चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पॉलिटिकल साइंस के लिए आप फ्री फैक्ट शीट्स भी देख सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन ऑल्सो चेक द पॉलिटिकल साइंस वीडियो जैसे कि मैंने बताया था, इट कैन हेल्प यू फॉर हिस्ट्री टू। एंड आई हैव क्रिएटेड अदर वीडियोस अबाउट इंग्लिश गाइड, सीयूटी को ओवरऑल कैसे अप्रोच करना चाहिए। यू कैन चेक ऑल दोज वीडियोस टू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।